नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम भारत के आर्थिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आर्थिक प्रदेश वास्तव में होते क्या हैं और किस प्रकार से उनका सीमांकन किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि आर्थिक प्रदेशों की विशेषताएं क्या होती हैं, कोई आर्थिक प्रदेश किन विशिष्टताओं को लिए हुए होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी जब ज्योग्राफिकल रीजन होता है और वो आर्थिक प्रदेश में विकसित होने के लिए वहाँ पर पाए जाने वाले कारखानों की स्थापना एक सीरियल रूप में होनी चाहिए, मतलब एक श्रृंखलाबद्ध रूप में उसका विकास होना चाहिए और उनका आपस में एक दूसरे से सहसंबंध होना चाहिए। और इसी सहसंबंध के कारण एक विशिष्ट आर्थिक भूदृश्य वहाँ पर विकसित होता है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से अलवर में एक फूड जोन है इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे एक ही नेचर के उद्योग एक जगह पे स्थापित हैं। तो इसी तरह जो एक आर्थिक प्रदेश होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि वहाँ पर जितने भी उद्योग स्थापित हैं उनमें एक सहसंबंध होना चाहिए। वो एक दूसरे को किसी भी रूप में एक तरह से या तो कुछ चीज़ सप्लाई करते हैं या आपस में संबंधित हैं। जैसे अलवर में जो आयशर ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को कलपुर्जे सप्लाई करने वाली कई छोटी यूनिट्स यहाँ पर लगी हुई हैं और वो कलपुर्जे वो आयशर फैक्ट्री को देती है और उससे आयशर फैक्ट्री में ट्रैक्टर्स का निर्माण होता है। तो एक तरह से जो एक मुख्य उद्योग है, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे आयशर की बात की, तो मुख्य उद्योग क्या है? आयशर का ट्रैक्टर उद्योग है और उससे संबंधित कई प्रकार के उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित हो गए हैं। और ये कौन से उद्योग हैं? जो मुख्य जो इंडस्ट्री है उसको ये सारा माल सप्लाई करते हैं, कलपुर्जे सप्लाई करते हैं और इसके द्वारा जो मुख्य फैक्ट्री है उसमें ट्रैक्टर्स का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से इन उद्योगों के बीच में क्या है? एक सह संबंध है, एक रिलेशन है और उससे क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पर विकसित हो जाता है। अगर हम और भारत के अन्य क्षेत्रों की बात करें, आपने हुगली का नाम सुना होगा। बंगाल में हुगली का जो क्षेत्र है वो जूट उद्योगों के लिए है। जूट से रिलेटेड वहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़, कई सारे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग एक ही रीजन में स्थापित हैं। इसी तरह जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वो लौह इस्पात के लिए विख्यात है। वहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स इस प्रकार की हैं जहाँ पर लौह इस्पात का निर्माण होता है। छोटी यूनिट्स, बड़ी यूनिट्स और कई प्रकार के उद्योग इसी से रिलेटेड वहाँ पर स्थापित हैं। अगर हम इधर अंकलेश्वर और खंबात के खाड़ी की क्षेत्र की बात करते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बेसिकली किस लिए पॉपुलर है? यहाँ पे पेट्रोलियम और केमिकल वो उद्योग बहुत सारे यहाँ पर विकसित हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल का निकलता भी है, बाहर से भी लाया जाता है, उसको रिफाइंड किया जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्राकृतिक तेल को साफ़ करते हैं तो उससे कई सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो उन बाय प्रोडक्ट्स की भी यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री है। तो ये क्षेत्र देखा जाए तो एक तरह से ये केमिकल फैक्ट्रीज़ के लिए फेमस है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी एक भौगोलिक यूनिट या भौगोलिक क्षेत्र आर्थिक प्रदेश में कब बदलता है? जब उसमें एक उद्योग स्थापित होता है और उससे संबंधित, उससे सह संबंधित, उससे रिलेटेड या को रिलेटेड और भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ जाती हैं और वो एक स्पेशल जोन के रूप में वहाँ पर विकसित हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार की कल्चर से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को बहुत बूस्टअप मिलता है और उन्हें अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आयशर फैक्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हर कलपुर्जा वहीं बना हो।
वरन वो बाहर से भी अपना सामान, अपने पुर्जे बनवाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनवाते हैं और फिर उसको असेंबल करते हैं। तो उसके लिए उनको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उनके लिए ये बहुत ही एक सूटेबल सी सिचुएशन है। तो अगर हम मोटे तौर पे माने तो आर्थिक प्रदेश जो है वो विशिष्टताओं का प्रदेश होता है, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं मतलब कि एक रीजन में एक ही प्रकार की कई विशिष्टताएं वहाँ पर होती है। स्पेशली किसी एक प्रोडक्ट को लेके या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेके वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ विकसित हो जाती हैं। फिर हम उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम इन क्षेत्र की जो विशेषताएं होती हैं उनकी बात करें, तो हम अगर पॉइंट्स में बहुत ब्रीफली मैं इनको बताऊं तो उसमें ये देखिए कि किसी भी आर्थिक प्रदेश की पहली विशेषता क्या होती है कि वहाँ पर किसी एक बड़े उद्योग का संगठन होता है। मतलब एक मूल उद्योग होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स होती हैं जो उस उद्योग को सपोर्ट करती हैं या कहीं ना कहीं इनमें आपस में एक कोरिलेशन होता है। दूसरी बात, किसी भी बड़े उद्योग से संबंध सहायक और पूरक उद्योग, वही जो मैंने आपको बताया कि उससे रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बड़े उद्योग से संबंधित होती हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि कारखानों की पर्याप्त संख्या, जिसमें प्रमुख उद्योगों का बड़ा कारखाना और अन्य छोटे कारखाने विकसित हो जाना। वही अगर एक कोई बहुत बड़ा इस प्रकार का इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप है तो उस यूनिट से रिलेटेड कई छोटे छोटे यूनिट्स भी वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं और वहाँ की उस क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या जो है वो इन्हीं उद्योगों में अपना रोज़गार प्राप्त करती है। यहाँ पर ही वो आपको ज़्यादातर श्रमिक या स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सब तरह के लोग जो हैं वो इन्हीं उद्योगों में अपना एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। फिर ये जो औद्योगिक संस्थान और प्रमुख नगरों के मध्य मतलब ये जो एक जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन है और उसके आसपास के जो नगर हैं या उसके पास के जो शहर हैं उनमें एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा जाल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब कहीं लगती है तो उसमें श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती है और उन श्रमिकों के रहने के लिए आवासों की संख्या ज़रूरी होती है। उनके परिवारों के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए। तो आसपास कोई ऐसा नगर होता है या कस्बा होता है जहाँ पे ये सारे परिवार रहते हैं, तो वहाँ से एक बहुत डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है और जहाँ से ये श्रमिक और वहाँ पे नौकरी करने वाले अपने कार्यालय तक पहुँचते हैं, अपनी फैक्ट्री तक पहुँचते हैं। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा नेटवर्क यहाँ पर होता है। फिर जो इनके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो ये छोटे छोटे कस्बे होते हैं, धीरे 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 वहाँ पर क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और एक अर्बनाइजेशन वाली जो थीम है उस पे वो एरिया डेवलप होने लग जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर लोग इस जो भी कस्बा या ये जो अर्बनाइज्ड एरिया है इसमें ज़्यादातर कौन लोग निवास करते हैं, जो वहाँ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों का निवास या वो नहीं होता है, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्र में उस प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही होती है। फिर अब जब ये सारा क्षेत्र इंडस्ट्रीज़ आपकी डेवलप हो गई, उनकी एंसिलरी यूनिट्स डेवलप हो गई, तो यहाँ से बाज़ार या जो मंडियां हैं या जहाँ पे भी आपका मार्केट है, जहाँ पे आपके माल की खपत होनी है, वहाँ तक पहुँचाने की अच्छी व्यवस्था होती है। जैसे अगर कोई फूड जोन है तो वहाँ से इतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए कि वो चीज़ ख़राब नहीं हो और मार्केट तक पहुँच जाए। तो ये जो व्यावसायिकरण हो जाता है उस एरिया का, इस प्रकार की मंडियाँ और बाज़ार विकसित हो जाते हैं जहाँ पे उनकी खपत होती है और वो माल वहाँ पर मार्केट में काम आता है। इसी के साथ साथ संचार के साधनों की भी इन क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता होती है उन्हें अपने काम के लिए। इन्हीं क्षेत्रों में फिर बैंक भी स्थापित हो जाते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं। वहाँ पे कई यूनिट्स होने की वजह से इंडस्ट्रियल
बैंक लोन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, फिर इतनी पॉपुलेशन रहती है, वो मकान भी बनाने की सोचती हैं, वाहन भी खरीदने की सोचती हैं। तो बैंकिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है, और बीमा कंपनियाँ जो हैं उनको इतना क्लाइंटेज मिलता है, तो वो भी इस क्षेत्र में मूव करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं। और इन सब तमाम चीज़ों के साथ साथ वहाँ पर एक बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की ज़रूरत होती है, ये सारी इन चीज़ों को कवर करता है, इन चीज़ों का एक तरह से मैनेज करता है, वहाँ का प्रशासनिक काम देखता है। साथ ही साथ शिक्षा के केंद्र स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि इतना जो लेबर जहाँ काम कर रहा है उनके बच्चों के लिए शिक्षा भी चाहिए वहाँ पर। और साथ ही साथ अन्य छोटे छोटे कई प्रकार के कार्य वहाँ पर विकसित हो जाते हैं। मैं अलवर का एक एग्जाम्पल आपको और बताऊँ, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें, मैं सिर्फ राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम नक्शे को में देखें तो एक अलवर का एक बहुत विशिष्ट स्थान है राखियों के निर्माण में। इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ी मात्रा में राखियाँ भेजी जाती है, क्योंकि भारतीय लोग विश्व के हर कोने में रहते हैं, और बाहर भेजने वाली राखियों के बारे में हम देखेंगे कि ज़्यादातर वो अलवर की बनी होती हैं। अब इसका क्या कारण है कि यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा कुटीर उद्योग के रूप में किसी ने शुरू किया था राखी बनाने का काम, जहाँ पे 10 या 15 औरतें बैठ के राखी बनाया करती थी। साल भर ये काम चलता था। धीरे 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 वो काम इतना बढ़ गया कि उसका रूप ही बदल गया। अब वहाँ से कच्चा माल लाकर अलवर के मोहल्लों में चले जाइए, घर घर में वो लेडीज़ राखी बनाती हैं, और कच्चा माल लाती हैं, राखियाँ बनाती हैं, तैयार माल को वापस उन्हें दे आती हैं। उनकी बहुत बढ़िया तरीके से पैकिंग होती है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों पर उसने कब्जा कर रखा है। तो आप ये मानिए कि जो राखियाँ बनती हैं वो छोटे छोटे रोज़गार कितने लोगों को दे रही है। आप जो लेडीज़ घर में ही रहती हैं, अपने घर के काम से फारिग होकर वो ये काम करती हैं और अपनी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई बहुत बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये देखिए कि उस एक उद्योग से यहाँ पर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, साथ ही साथ उस एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, और घर बैठ के ही वो लेडीज़ घर का भी अपना काम कर रही हैं, राखियाँ बनाकर कुछ वहाँ पे अर्न भी कर रही हैं। और अब आप अगर आज की तारीख में हम बात करें तो अलवर में इस प्रकार का कई सारी उद्योग राखी से रिलेटेड यहाँ पर स्थापित हो गए हैं, क्योंकि जब राह दिखी तो बहुत सारे लोग इस मार्केट में आ गए, और अब बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत सुंदर डिज़ाइंस की राखियाँ यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो आप ये देखिए कि एक छोटे से इनिशिएटिव से लेकर आज यहाँ पर कितना बड़ा व्यावसायिक रूप में ये उद्योग बदल गया है। तो आप ये देखिए कि कोई भी एक उद्योग जब कहीं लगता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आसपास शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसका जो आसपास का निवास क्षेत्र होता है वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी हो जाती है, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साथ में लोगों के लिए फैसिलिटीज़ के रूप में मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो एक चीज़ से आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ जाती है। तो ये जो आर्थिक प्रदेश हैं इनके बारे में अब हमारी क्या ओपिनियन है कि ये आर्थिक प्रदेश क्या होते हैं कि किसी मुख्य यूनिट के स्थापित होने से उसके से संबंधित कई सारे उद्योग वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। उन उद्योगों के स्थापित होने से बड़ी मात्रा में वहाँ पर लेबर आ रहा है, स्किल्ड लेबर भी आ रहा है, अनस्किल्ड लेबर भी आ रहा है। उस लेबर के रहने के लिए वहाँ घर भी बन रहे हैं, कॉलोनीज़ बन रही है, कस्बा विकसित हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन विकसित हो रहे हैं, क्योंकि उसको अपने काम के स्थान तक आने के लिए एक उचित मात्रा में इस प्रकार के साधन चाहिए। फिर उसका परिवार उसके साथ रह रहा है, उस परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्केट भी चाहिए, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, वहाँ पे स्कूल कॉलेज भी चाहिए। तो पूरा एक यूनिट वहाँ पर स्थापित हो जाता है और वो एक अच्छे आर्थिक प्रदेश के रूप में विकसित
हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हमने देख लिया कि हुगली क्षेत्र की बात की, हमने छोटा नागपुर क्षेत्र की बात की, अंकलेश्वर और खंभात क्षेत्र की बात की, अलवर के एग्जाम्पल हमने देखे। तो इस प्रकार से कोई भी एक यूनिट अपने साथ कई प्रकार की यूनिट्स को लाती है और एक विशेष औद्योगिक प्रदेश की वहाँ पर रचना धीरे धीरे हो जाती है। थोड़े दिन बाद वो बहुत स्पेशलाइज्ड क्षेत्र हो जाता है और वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीयकरण शुरू हो जाता है। तो ये वो प्रमुख विशेषताएं हैं जो किसी भी आर्थिक प्रदेश में होनी ज़रूरी है। थैंक यू।